देखो लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से होते हुए एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये सब पढ़ा था। और फिर हमने क्या बात किया था बच्चा, लास्ट टाइम जब हम मेन जो हमारे न्यूमेरिकल से पहले हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिकली ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम में कंसेप्ट क्या था हमारे पास कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्राउंड शेल से एक्साइटेड शेल में कहीं जा रखा है और जब वहां से वापस ग्राउंड शेल में आएगा, लेट अस अज्यूम वो 6 शेल पे है, और वहां से जब आएगा तो उसके पास मल्टीपल ऑल्टरनेट्स हैं। वो हो सकता है डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट पे आ जाए, हो सकता है पहले सेकंड लास्ट पे, फिर बीच वाली पे, फिर नीचे आके जंप करे। तो जैसे मर्जी वो जंप करेगा, लेकिन अगर वो इन दी एंड फाइनल इस पे जंप कर रहा है, अगर वो किसी भी शेल से ग्राउंड स्टेट पे डायरेक्ट जंप करेगा तो हमेशा जो कलर मिल रहा था हमें, वो अल्ट्रा कलर नहीं, बेसिकली जो वेव मिल रही थी उसका नेचर क्या था, अल्ट्रा वायलेट। अगर वो सेकंड वाले पे जंप करता है तो विजिबल रेंज में लाया करता है, और उसके ऊपर थर्ड वाले, थर्ड से ऊपर वाले पे किसी पे जंप करेगा तो इंफ्रारेड था। और इन सर्टेन शेल्स के नाम N1, N2, N3 क्या थे, लेमन, बाल्मर, पैस्कन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्री। ये जो नाम थे ये किसके थे, ये साइंटिस्ट, उन साइंटिस्ट के नाम पे है जिसने न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस वाली शेल हमें दी थी। जिसने भी वो डिस्कवर करी उसके बेसिस पे ये इनके शेल्स के नाम आ गए हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये शेल्स हैं और कुछ अलग नहीं है। और यहाँ पे अगर वो जंप करते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा, उस रेडिएटेड एनर्जी की वेवलेंथ 1 बाय वेवलेंथ, और 1 बाय वेवलेंथ को क्या लिख सकते हैं, वेव नंबर, इट इज इक्वल टू RH टाइम्स 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर टाइम्स Z स्क्वायर। देन है बच्चा Z के एटॉमिक नंबर, N1 और N2 हमारे पास क्या है, जो एनर्जी लेवल्स हैं, और N2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन N1। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला था। इसके न्यूमेरिकल्स और इसके मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज का जो अपना टॉपिक आता है वो है बच्चा बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम इन। अब देखो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, अभी तक हम पढ़ क्या रहे थे कि पोस्टुलेट्स व्हिच लीड्स टू द थ्योरी ऑफ बोहर एटम। भाई बोहर भाई साहब को सपना कहां से आ रहा था कि ये सब होना चाहिए, तो एक बार फैन ऑफ कर दोगे। बोहर भाई साहब को इससे, हाँ, बोहर भाई साहब को कहां से पता चल रहा था कि इस ही तरीके से ऑर्बिट्स होने चाहिए, इतने ही डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो हमने उन पोस्टुलेट्स के बारे में बात करी पहले। कौन कौन सी थ्योरी थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ड्यूल नेचर ऑफ एटम, है ना, और एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा। इन सबको मिला जुला के बोहर के क्या मिला था, कुछ अप्रॉक्स आइडियाज मिलने शुरू हुए थे कि इस तरीके से जो जो थ्योरीज इनको एक्सप्लेन करती गई, सबको सम अप करके स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है क्या हमारे पास, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बारी आई तो था क्या, समझो जरा, साथ के साथ करते चलेंगे बच्चा। हमारे पास था इन 1963 नील बोहर, a Danish physicist, proposed a new model of atom based upon Planck quantum theory। अब ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है, पहली बात तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हमने ये प्लैंक का नाम सुना कहीं, कहाँ, प्लैंक कांस्टेंट में सुना है, E इज इक्वल टू एच न्यू करते हुए H जो आया था। अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली, क्वांटम थ्योरी क्या है वो पता है तुम्हें, पार्टिकल नेचर को जो सपोर्ट करती है। क्या था 1963 या उससे थोड़ी और पहले तक सारा हर चीज को क्या माना जाता था कि जो भी एनर्जी है, जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो वेव नेचर पोजेस करते हैं। प्लैंक क्वांटम थ्योरी पहली ऐसी आई थी जिसके अकॉर्डिंगली ये बोला गया था कि जो एनर्जी है, जो लाइट है, ये ड्यूल नेचर पोजेस करती है और स्पेसिफिकली पार्टिकल नेचर पोजेस करती है। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास घर पे रोशनी पहुंच रही है, घर पे इन द सेंस कहीं भी दुनिया में रोशनी पहुंच रही है, तो एक वेव की फॉर्म में नहीं है, वो कॉन्टिन्यूअस एनर्जी नहीं है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट स्मॉल एनर्जी पैकेट्स नोन एज क्वांटा। छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स का नाम क्या होता है, क्वांटा। मिला जुला के हम उनको क्या कहते हैं, क्वांटम है पूरा वो। अब क्वांटम थ्योरी पता है, क्वांटम रेल्म वगैरह वगैरह कहानियां सुनिए सब एटॉमिक के अंदर जो अब हम यूज करते हैं, वो एंटमैन वाली जो मूवी के अंदर कहानी थी, क्वांटम रेल्म में चला गया एंड ऑल। तो क्वांटम बेसिकली जो है वो बहुत सब एटॉमिक लेवल पे जाके बात होती है। तो क्वांटम थ्योरी जो है उसी की कहानी यहां से शुरू हुई है 1963 से। तो क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड ये जो हमारे पास प्लैंक क्वांटम थ्योरी को आधार बना के बोहर भाई साहब ने मॉडल दिया था।
और उसके अकॉर्डिंगली क्या था, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली, कि जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, जब भी कोई एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, वो हमेशा स्मॉल डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। और छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स को लाइट की फॉर्म में हम क्या कहते हैं, फोटोन। ठीक है, अदरवाइज क्या था, क्वांटा, लेकिन लाइट के केस में उसी को क्या कहते हैं, फोटोन। डन है यहां तक, ठीक। अब हमारे पास क्या है, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, इस पे ध्यान देना जरा। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड एंड दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड स्टेट्स। ये क्या बात हुई, पढ़ लिया सबने। अब देखो जरा इसमें कहा क्या है यहाँ पे। जब रदरफोर्ड भाई साहब ने अपना गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, मास्टन और काइगर ने रदरफोर्ड की लैब में किया, ओवरऑल मिला जुला के रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया। उस मॉडल के अंदर क्या कहा गया था, अगर न्यूक्लियस यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली इसके क्लोज आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और क्लोज आके आखिरी में इसमें फॉल कर जाना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा कहा था, जो कि बहुत, उसमें दो चीजों का गड़बड़ था कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली हमारे पास क्लोज आता जाए, अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियस के क्लोज आता जाएगा तो वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता रहना चाहिए, और बहुत ज्यादा वो अनस्टेबल हो जाएगा, फिर तो वो बहुत अनस्टेबल है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली डिस्टेंस चेंज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को दूर जाना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, उसको क्लोज आना है तो एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी, तो फिर तो दुनिया की हर चीज रेडियो एक्टिव होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो हमें कहां से पता चल रहा है कि अब कहां होगा, तो वो बोहर ने कहा कि पहली बात तो ये गलती थी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में किसी भी तरह की एनर्जी रेडिएट करेगा। जो एनर्जी होगी कोई सर्टेन वैल्यू में रेडिएट करेगा। जैसे अगर मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूं तो मैं आधी सीढ़ी नहीं उतर सकता, एक स्टेप और दूसरी स्टेप, 1.5 स्टेप का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी वो क्वांटाइज फॉर्म में होगी। अब क्वांटाइज क्या होता है, क्वांटाइज ऑफ चार्ज हम जैसे कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था, हमने क्या कहा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम E इज इक्वल टू एच न्यू कहते हैं, या फिर मैं n लिख देता हूं, और n हमारा क्या होता है, होल नंबर हमेशा, है ना। ऐसे ही ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का गेम है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इज इक्वल टू एन ई लिखा था हमने, याद हो। E क्या था बच्चे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे आधा अधूरा नहीं हो सकता, डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता, ऐसे ही हमारे पास n भी हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर। और क्योंकि h न्यू क्या है, h न्यू इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वन फोटोन और वन क्वांटा। तो एक क्वांटा में आएगा, दो क्वांटा में आएगा, तीन क्वांटा में आएगा, चार क्वांटा में आएगा, n हमेशा होल नंबर की फॉर्म में रहना चाहिए। तो इन्हीं चीजों को आधार बना के, क्वांटम थ्योरी को आधार बना के, बोहर भाई साहब ने कहा दैट इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स एंड दीज ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग नहीं है, ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता होता है। और इनको हम एक और नाम क्या कहते हैं, अलाउड स्टेट्स। अलाउड स्टेट्स का मतलब, भाई देखो, अब मैं एक लॉजिक समझना, मैंने तो यहाँ रैंडम गोले बना दिए, ऐसा नहीं होगा ना। साइंटिस्ट लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे जाके बोहर ने कहा कि नहीं, एक फिक्स रेडियस पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ऐसा पूरी लाइन में कहीं नहीं आएगा। एक कोई वेल डिफाइंड रेडियस दिया उसने कि न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, फिर इतने डिस्टेंस पे घूमेगा, फिर इतने डिस्टेंस पे घूमेगा। तो एक वेल डिफाइंड रेडियस के हिसाब से वो फिक्स पाथ दिए। तो ये पहला पोस्टुलेट था, समझ में आई ये बात। तो इसमें क्या बोला था, दैट इन the electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in circular radius, circular path, fixed radius of energy, and these paths are called orbits, stationary states, allowed states, जिसका हम नाम क्या रखते हैं, KLMN शेल, और n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4। ये KLMN हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, है ना। ये किसका नाम था, ऑर्बिट्स का नाम था। तो हमने K शेल, L KLMN हमने ऐसे ही नाम रखा, फर्स्ट शेल के लिए K, सेकंड के लिए L, फिर M, फिर N। डन है। एंड द इंटेग्रल्स इन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर्स क्या हैं, ये आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा, अभी थोड़ी आगे जाके आएगा वो। तो क्वांटम नंबर यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, किस शेल में है। n की वैल्यू 1 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, n की वैल्यू 2 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। 1 और 2 का लॉजिक समझ रहे हो। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए 2 8 8 लिखते थे, तो पहली शेल में 2 आएंगे, अगली में 8 आएगा, अगली में फिर 8 आएंगे।
तो पहली शेल के लिए क्वांटम नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकंड शेल के लिए 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 थर्ड शेल के लिए। डन है। अब आता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो पॉस्टुलेट है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्टेन इन ऑर्बिट, दैट इज इट डज नॉट चेंज विद टाइम। एनर्जी सर्टेन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जैसे मर्जी घूम रहा है, जहां मर्जी घूम रहा है, मतलब जैसे मर्जी, जहां मर्जी तो नहीं कहेंगे, मतलब जैसे मर्जी घूम रहा है, न्यूक्लियस के आसपास जब घूम रहा है तो एक फिक्स रेडियस में घूम रहा है, उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। जैसे रदरफोर्ड वाले केस में क्या था भाई, वो कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ साथ अपना रेडियस बदल रहा था, कॉन्टिन्यूसली रेडियस बदल रहा था तो एनर्जी बदल रहा था। लेकिन बोहर ने क्या कहा भाई, जितनी मर्जी देर इसके अंदर घूमे बट सेम रेडियस पे घूमेगा तो सेम एनर्जी के साथ घूमेगा। डन है, सूजन पक्का बचा। फिर आया था द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन द टू स्टेशनरी स्टेट्स डिफर बाय डेल्टा। ये क्या बोला है कि अगर हमारे पास एक शेल से दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? जंप करेगा, ग्राउंड से एक्साइटेड, एक्साइटेड से ग्राउंड, अगर वो कभी भी जंप करेगा तो इस ट्रांजिशन के दौरान देखो, इसमें जब वो घूम रहा था इस रेडियस पे, तो यहां पे एनर्जी कितनी थी? E1। ऊपर वाली शेल की एनर्जी कितनी है? E2। तो अगर E1 से E2 में आना है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ी होगी, और वो जो डिफरेंस आएगा उन शेल्स का, दैट विल बी E2 माइनस E1। आएगा कि नहीं? ये E2 माइनस E1 का कंसेप्ट सिंपल है। ठीक है बच्चा, दक्ष पक्का अच्छे से, कि अगर हमारे पास यहां E1 एनर्जी थी, यहां E2 एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, शेल्स की वजह से, उस डिस्टेंस की वजह से जो शेल्स की एनर्जी है उतनी एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, है ना। और अगर एक्साइटेड शेल से नीचे जाना है तो इतनी एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी। और ये जो हमारे पास एनर्जी होगी डेल्टा ई, ये किसके इक्वल होनी चाहिए? एच न्यू होनी चाहिए कि नहीं? तो अगर मुझे यहां से फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये कितने निकलेगी? डेल्टा ई बाई एच और E2 माइनस E1 बाय एच। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई उस एनर्जी की जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड शेल में जाएगा, या जब वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो उस रेडिएटेड एनर्जी की वो फ्रीक्वेंसी आएगी। डन है फॉर द ट्रांजिशन। ये क्लियर बात है बच्चा? तो यहाँ पे भी ये डायग्राम के अंदर यही समझाया हुआ है मैंने कि इन डायग्राम्स के अंदर हमने क्या बनाया हुआ कि जिस टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइटेड शेल में जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो E2 माइनस E1 डेल्टा ई, और यही एनर्जी रेडिएट करेगा तो एक एक्साइटेड शेल से ग्राउंड स्टेट में आएगा। दोनों केसेस में डेल्टा ई बाई एच से हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। डन। उसके बाद चौथा पॉस्टुलेट, एक एक पॉस्टुलेट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। चौथा पॉस्टुलेट, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड in which angular momentum of electron is whole number of h by 2 pi। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। देखो अब मैं बार बार तुम्हें क्या बोल रहा हूं, बोहर ने जिस टाइम पे ये ऑर्बिट्स दिए थे, ये रैंडम ऐसा ही कोई डिस्टेंस तो नहीं दिया होगा। इस रेडियस की वैल्यू देने के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन होगा बहुत जबरदस्त। तो उन्होंने इस पॉस्टुलेट के बेसिस पे वो रेडियस की वैल्यू दी थी। उन्होंने कहा only those orbits are permitted in which angular momentum, momentum पता है सबको क्या होता है? momentum क्या होता था? mass into velocity। angular momentum होता है जब angular motion होता है। angular motion मतलब rotational motion। जब rotational motion होता है तो displacement भी rotational होगी, angular displacement। velocity भी angular velocity होगी। angular velocity मतलब समय के साथ साथ वो कितना angle change कर रहा है, rate of change of angle। तो वो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन है एंगुलर फोर्स भी होगी जिसको हम टॉर्क कहते हैं, रोटेटिंग एक्शन ऑफ फोर्स। और ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम भी होता है जो कि हमारे पास रोटेशनल मोशन के मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। ये हम एक चैप्टर पढ़ेंगे पूरा रोटेशनल मोशन, उसमें बहुत इन डेप्थ तुम एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ने वाले हो। लेकिन इन जनरल बता रहा हूँ, ये शब्द हमने इससे पहले कहाँ सुना था? ये हमने सुना था शायद 9th क्लास में, तुम्हारे सिलेबस से हटा देते थे उसे, कटवा ही देते थे। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन नाम का एक टॉपिक होता था और वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री की तरह डाला हुआ था एनसीईआरटी ने। तो कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के अंदर क्या कहानी होती थी कि जब ऑर्बिट के अंदर अर्थ घूमती है तो जब जितना दूर होगी स्लो होगी, जितना पास होगी तेज हो जाएगी। तो तेज क्यों हो रही है? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ओवरऑल कंजर्व्ड है।
डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्लो स्पीड से भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, पास आ गया तो डिस्टेंस कम हो गया तो उसे तेज चलना पड़ेगा। तो ये बाय द कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही था। डन है। तो एंगुलर मोमेंटम को और डेप्थ में हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना फिलहाल कि सिर्फ उन डिस्टेंसेस पे वो ऑर्बिट परमिटेड है जहां पर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/4π होगा, h/2π होगा। एंगुलर मोमेंटम का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चा, mv/r। m is mass of electron, v is the velocity by which electron is revolving around the nucleus, r is the radius of that certain orbit। मान लो इसमें घूम रहा है तो ये r रेडियस आ गया, इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली v वेलोसिटी के साथ इसके अंदर घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है m। तो ये एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होना चाहिए। h अपने को पता है प्लैंक कांस्टेंट, 2 पता है, पाई पता है। तो ये n जो है अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं mv/r इंटू 2π/h अगर मैं कर दूं, तो अगर इसको सॉल्व करके इस r की सर्टेन वैल्यू के लिए इस वैल्यू को सॉल्व करके n अगर मेरा होल नंबर आ जाता है तो इसका मतलब ये रेडियस की वैल्यू परमिटेड है। अगर ये फ्रैक्शंस में आता है तो ये वैल्यू परमिटेड नहीं है। क्लियर है? ये मीनिंग समझ में आया कि जो हमारे पास परमिटेड शेल होगी वो उस बेसिस पे होगी कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। डन है। तो n अगर हमारा होल नंबर इंटीजर निकलेगा तो ही ये रेडियस की वैल्यू यहां परमिटेड रहेगी। डन है बच्चा। इन्हीं चीजों को देख देख के उन्होंने क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी होगी अलग अलग रेडियस की। तो उन बेसिस पे हमने कहा कि इतना रेडियस पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। फिर n की वैल्यू 2 डाल के देखी, उससे रेडियस निकाला, 3 डाल के देखी, उससे रेडियस निकाला, तो उससे हमारे पास मल्टीपल रेडियस की वैल्यू यहां से आती गई और शेल्स हमें मिलते हैं। क्लियर बात है बच्चा ये? तो यहां पर ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये सब समझ में आ गया, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर आता है बोहर रेडियस। ये बोहर रेडियस का फॉर्मूला लिखो बच्चा, ये क्या है, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4πme² z। फॉर हाइड्रोजन एटम z की वैल्यू 1 होती है। ये फॉर्मूला लिख लो बच्चा, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम छोटे में भी लिखेंगे अभी, एक बार ये लिख लो। ये अपने पास जो फॉर्मूला है ये किसका है, बोहर रेडियस का। Rn AP वाला नहीं है, Rn है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। n की वैल्यू 1 होगी तो मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, 2 होगी तो सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, 3 होगी तो थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो ये हम ऑर्बिट्स के रेडियस का फॉर्मूला है। जैसे समझ रहे हो कि मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, तो यहाँ n की वैल्यू 4 डालेंगे, h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, z एटॉमिक नंबर, सबकी वैल्यू है, सारों की वैल्यू डालेंगे तो मेरे पास r आ जाएगा। समझ में आई है? अब एक और चीज, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे करें बच्चा? अब यहाँ ध्यान से देखो, h कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, ये सब तो कांस्टेंट है। अगर हाइड्रोजन होता तो z की वैल्यू भी 1 हो जाती। तो इन सब कांस्टेंट की अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो मेरे पास सिर्फ वेरिएबल n है। इन सारे कांस्टेंट को मिला जुला के मैंने क्या लिख लिया, a0। हमने इन सारे कांस्टेंट को मिला जुला के क्या लिख लिया, a0। और इस a0 की वैल्यू क्या होती है, 52.9 पिकोमीटर, 0.0529 नैनोमीटर या 0.529 एम्स्ट्रॉम। ठीक है, ये बात समझ में आई है? तो मैं ये इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो बच्चा, यही आंसर आएगा। सारे कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये आता है। तो मैं इसको डायरेक्टली, हाँ, n मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक कांस्टेंट, पाई होता है 3.14 वाला, 4 पता ही है हमें, है ना। तो इसमें हमने जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, देखो a0 की वैल्यू है ये सारी, और a0 की टर्म्स में अगर मैं आंसर लिखूं, अब हाइड्रोजन की जगह अगर मैं z लिख लूं तो z तो फिर फॉर्मूला में रहेगा n²/z² रहेगा कि नहीं। ये फॉर्मूले लिखते चलो बच्चे, अभी काम आएंगे हमें। तो हमारे पास Rn का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 0.529/z n² नैनोमीटर। ये किस में आया हमारा, नैनोमीटर में। डन है। तो 0.529 हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि वो मेहनत कम लगे, वरना सारी कांस्टेंट्स की वैल्यू डाल के हमें खुद कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो हम सिर्फ ये फॉर्मूला डालेंगे, n वो वाला ऑर्बिट, वो वाली शेल जिसका हमें रेडियस निकालना है, और z एटॉमिक नंबर जिस एटम के लिए हम कर रहे हैं। सॉर्टेड है? किसी को परेशानी बच्चा इसमें? पलक डन है ना बच्चा? क्लियर है सबको? सुजल बच्चा
क्लियर नहीं है? कहाँ पे प्रॉब्लम है? इस वाले में। ये हमने क्या किया बेटा, जो हमारे पास ये ऊपर फॉर्मूला था, ये हमने ये किस चीज के लिए फॉर्मूला याद किया? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एटम, है ना, किसी एटम के nth ऑर्बिट का रेडियस। अब एक बात बताओ बेटा, h कांस्टेंट था, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, इन सारों की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.059, है ना। ये देखो 0.0529 नैनोमीटर्स। n स्क्वायर और z बच गया बस। n नंबर ऑफ शेल, z जिस एटम का एटॉमिक नंबर डलेगा। हाँ जी, n होल नंबर में ही डलेगा, 1 डलेगा, 2 डलेगा, 3 डलेगा, जो भी हमारा ऑर्बिट होगा। किसके? इनवर्सली रिलेटेड z। हाँ ठीक है, तो फिर अगर मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना रेडियस होता जाएगा। जैसे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर देखेंगे, लेफ्ट टू राइट चलते हुए रेडियस डिक्रीज करता होता है, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन, बेसिकली इंटर एटॉमिक तो नहीं कहेंगे इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, वो छोटा करता जाता है। ये हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे भी, कि जब हम एक अलोंग दी पीरियड जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक पीरियड के अलोंग मूव करते हुए साइज छोटा होता रहता है। तो बाकी ये उस तरीके से रिलेशन अभी रिलेट मत करो। तो उसके इसमें न्यूक्लियस का साइज भी तो बड़ा होगा। नहीं, न्यूक्लियस का साइज नहीं बड़ा होगा। न्यूक्लियस हाँ थोड़ा, वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ऐड होते रहे, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है हमेशा। ये बात समझ में आई बच्चा? अब हमारे पास है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, अगर हम बात करें, जब हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जंप कर रहा था, अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था, हमारे पास फॉर्मूला था उसके लिए। अगर एक सर्टेन शेल में है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चे, लिखते चलो। En इज इक्वल टू माइनस RH 1/n स्क्वायर। RH क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। n क्या है? वो शेल जिसमें मुझे एनर्जी निकालनी है। क्लियर है? n क्या है? जिस शेल में मुझे उसकी एनर्जी निकालनी है। तो RH रिडबर्ग कांस्टेंट, जो कि 2 पाई स्क्वायर me की पावर 4/h स्क्वायर मिला जुला के ये होता है, एंड इट इज इक्वल टू 2.18 टाइम्स 10⁻⁻18 जूल्स। क्लियर बात है? ये हमारे पास RH की रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है सारी। डन है? क्लियर है बच्चा? अगर मैं RH वाली वैल्यू डाल दूं 2 पाई स्क्वायर me की पावर 4/h स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला बना है। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही फॉर्मूला है, RH की वैल्यू डाली है। या मैं इन सारे कांस्टेंट की RH की वैल्यू ही लिख दूं, तो ये क्या आया? -2.18 टाइम्स 10⁻18/n स्क्वायर जूल पर एटम। इसको यूनिट के साथ याद रखना है, क्योंकि ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी अगर हम यूनिट बदल देंगे। यहाँ अगर जूल पर एटम थी तो 2.18 टाइम्स 10⁻18 है। अगर इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम होगी तो वैल्यू आएगी 13.595 इलेक्ट्रोवोल्ट बाय n स्क्वायर। और अगर किलो जूल पर मोल लिखूंगा तो 13.11.8, जिसको अप्रोक्सीमेटली 13.12 बाय n स्क्वायर किलो जूल पर मोल लिख सकता हूं मैं। ये यूनिट्स के साथ वैल्यूज याद रखनी है। क्लियर बात है? अगर इलेक्ट्रोवोल्ट में चाहिए तो ये, किलो जूल्स पर मोल में चाहिए तो 1312 बाय n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। डन है? क्लियर है? इन्हीं के बेसिस पे ये सारे वही फॉर्मूलाज लिखे हैं, बस उसमें कांस्टेंट्स के साथ लिख दिया। अगर अब ऊपर वाले में देखोगे तो मैंने Z नहीं लिखा, क्योंकि सब हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला, तो जहां किसी भी एटम के लिए आएगा वहां साथ में Z स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, किसी भी एटम के लिए सेम फॉर्मूला, लेकिन क्या होएगा, बस Z स्क्वायर उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। सॉर्टेड है? फिर है कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या थी? इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरी शेल में जंप करेगा, जब एक शेल से दूसरी शेल में जंप करेगा तो हमारे पास डेल्टा ई क्या आएगा? E1 माइनस E2 और E फाइनल माइनस E इनिशियल, E फाइनल स्टेट माइनस E इनिशियल स्टेट। तो E की वैल्यू क्या है बच्चे? RH बाई एन स्क्वायर, RH बाई NF का स्क्वायर माइनस RH बाई NI का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? दोनों की शेल्स की एनर्जी लिख दी मैंने। RH लिया कॉमन तो क्या है? 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर, ni का स्क्वायर माइनस nf का स्क्वायर, इनिशियल और फाइनल। ये तो सेम वैसा ही फॉर्मूला बन गया जो ट्रांजिशन के लिए हमने पहले भी यूज किया था। और यहां से अगर मैं RH की वैल्यू डाल देता हूं तो ये हमारे पास जूल पर मोल के अंदर आंसर आ जाएगा। सिंस हम एनर्जी निकाल रहे हैं तो इसकी सीधी यूनिट क्या आएगी? जूल्स, है ना? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई?
तो हमारे पास 2.18 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 इंटू 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर, फाइनल स्टेट और ये इनिशियल स्टेट। अब यहां से हमारे पास क्या ये एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है, अगर मेरे पास एनर्जी गिवन है तो न्यू निकाल सकता हूँ डेल्टा ई बाई एच करके। डेल्टा ई बाई एच के अंदर हम वैल्यू डालेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चा, फ्रीक्वेंसी। अब आर एच और एन, ये हमारे पास सॉरी आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट और एच, इन सब की दोनों की वैल्यू डाली तो हमारे पास कांस्टेंट को सॉल्व करके 3.299 रेज टू 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 15, और ये हमारा हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला आ गया। ठीक है, डन है। देखो ये फॉर्मूलाज कुछ बहुत सारे अलग नहीं है, हर बार हम वैल्यूज डाल रहे हैं, ये याद रखने का सिर्फ ये फायदा होता है, वरना हम कैलकुलेशंस खुद करेंगे। अगर याद है तो कैलकुलेशन से बच जाओगे थोड़ा। ये फ्रीक्वेंसी थी तो इसकी यूनिट क्या आ गई, हर्ट्स में आ गई। क्लियर है। अब हमें क्या पता है बच्चा, न्यू इज इक्वल टू सी लेमडा या लेमडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, ये रिलेशन होता है। तो अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी है तो मैं वेवलेंथ भी निकाल ही सकता हूं, और 1 बाय वेवलेंथ का फॉर्मूला वेव नंबर के इक्वल फ्रीक्वेंसी बाय स्पीड ऑफ लाइट, आर एच बाई एच सी, वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो ये हमारा जो जहां से हमारा आज टॉपिक शुरू हुआ था, जो हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वहां पहुंच गए 109677, इनिशियल का स्क्वायर माइनस फाइनल का स्क्वायर वाला, और ये हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में लेमडा की वैल्यू आ गई, वो जो वेव नंबर है हमारा। बात समझ में आई है, क्लियर? हाँ जी बोलो। हर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में क्या रिलेशन है? और बेटा मेगा का मतलब क्या होता है, 10 रेज़ टू द पावर 6, ठीक है 6 में। हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ गई है बच्चा, किसी को इसमें परेशानी तो नहीं है? अब डेल्टा ई इज पॉजिटिव इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड डेल्टा ई इज नेगेटिव इफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा तो फाइनल बड़ा होगा, इनिशियल छोटा। अगर एमिशन स्पेक्ट्रा होगा तो फाइनल छोटा होगा, इनिशियल बड़ा। क्यों? एमिशन कब होएगा, जब एक्साइटेड शेल से नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी रेडिएट करेगा, तभी एमिशन आने वाला है ना। और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ग्राउंड लेवल से जंप करके ऊपर वाली शेल में जाएगा। डन है। इन सब के नाम याद करने चाहिए। लेमन पाल्मर पैस्कल बिल्कुल करने पड़ेंगे। फिर है आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, बस 2 मिनट, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन एटम से बहुत दूर चला जाए, इतना दूर कि वापस आ ही ना पाए, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। यही हुआ ना। वैसे अगर डिफाइन करें तो क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक ऐसा एटम जो कि गैसियस फॉर्म में है, आइसोलेटेड है, कोई और फोर्स नहीं है, उस वक्त उसके पास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगा थोड़ी सी तो एक शेल कूदेगा, और थोड़ी दी तो और दूर, और ज्यादा एनर्जी दी तो और दूर, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी दी तो चला ही जाएगा। तो कम से कम उतनी एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन चला ही जाए न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के बाहर, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। अब वो चला ही गया तो कौन सी शेल पे गया, इनफाइनाइट शेल पे, तो हमने उसके लिए क्या लिख दिया, ई इन्फिनिटी। और इनफाइनाइट पे एनर्जी क्या होगी, जीरो। इनफाइनाइट पे एनर्जी क्या होगी, न्यूक्लियस का जब इन्फ्लुएंस ही नहीं है इलेक्ट्रॉन पे, जहां मर्जी भटके, तो वहां पर उसकी एनर्जी क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो ई एन इज इक्वल टू माइनस 1311.8 बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ये फॉर्मूला था हमारा एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डेल्टा ई, ई इन्फिनिटी माइनस ई वन। ठीक है, ई वन क्यों, ग्राउंड स्टेट से गया फर्स्ट शेल से, हाइड्रोजन के लिए एन की वैल्यू 1 डाली, तो ई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है बेटा, ई इन्फिनिटी तो जीरो रहेगा, तो हमने यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट करी, माइनस जो हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल थी, सॉल्व किया तो ये डेल्टा ई आ गया है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर कोई और एटम होता तो साथ में हम z² मल्टीप्लाई कर देते, जैसे लिथियम का केस होगा तो z की वैल्यू 3 डाल दी है ना। जो भी एटम होगा उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली डालते रहेंगे, और साथ में n क्या होता है, n हमारे पास होता है जिस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना। क्लियर बात है बच्चा, कोई परेशानी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, छोटे 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 करके सारे रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं आपस में। लिस्ट होनी चाहिए तुम्हारे पास, याद होने चाहिए, और साथ में ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटेम्प्टेड होने चाहिए, सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स के साथ मिलेंगे अभी। ठीक बात है।